वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्यश्यामला। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि भाषा की जो एकमात्र जो सबसे छोटी इकाई है वही वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के भेद की बात करें तो वर्णों के भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतः होता है। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतः होता है स्वर कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये देख सकते हैं कि स्व और रे दो शब्द में, स्वर दो शब्दों से बना है, स्व और रे। स्व का अर्थ होता है अपने आप, अपने आप, और रे में जोड़ दो वह, रव, अर्थात रव का अर्थ होता है आवाज। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां जो अपने आप आवाज करती है स्वर कहलाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे ए, ई, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब इनमें देखा जाता है, स्वरों के भेदों की दृष्टि से अगर देखें तो एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अगर देखें तो ए, ई, उ और री, ये 4 प्रकार के ह्रस्व स्वर के 4 भेद है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर के देखें तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये 7 हो गए दीर्घ स्वर। तो स्वरों की जो संख्या है ये 11 है। फिर इसके बाद में आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की जो संख्या है वो है ए प्लस ई बराबर ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस ए बराबर आई और ए प्लस ओ बराबर औ। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मूल स्वर किसे कहा जाता है, या मूल स्वर कौन से हैं? ऐसा प्रश्न हो सकता है कि मूल स्वर कौन से हैं। तो मूल स्वर जो ह्रस्व जो स्वर है उन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए, ई, उ और री, ये 4 है जो क्या है? मूल स्वर है। और सभी जो स्वर है
ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि सभी जो स्वर है ये घोष है या अघोष है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि सभी स्वर घोष है या अघोष है या फिर अलप्राण है या महाप्राण है। तो जो सभी स्वर होते हैं ये घोष वर्ण में आते हैं तथा इनकी गिनती अलप्राण में की जाती है। घोष और अलप्राण, सभी स्वर घोष और अलप्राण होते हैं। अब इसके बाद में स्वरों के बाद में आते हैं व्यंजन। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इसमें हमने लिखा सबसे पहले कि स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? ए आ ई उ और ई, ए आई ओ और औ, 11 प्रकार के। अब फिर उसके बाद में हमने लिखा इनके भेद। तो भेद हमने देखे कि ह्रस्व स्वर में ए ई उ और ई, इनको मूल स्वर कहा जाता है। फिर इसके बाद में दीर्घ में लिखा है आ ई उ, ए आई ओ और औ, ये 7 हो गए दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद में लिखा है 4 लिखे संयुक्त स्वर, ए और ई मिलकर के ए और उ मिलकर के ओ। अब यहाँ क्या होता है, चाहे बड़ी ई हो तो भी ए होगा और चाहे बड़ा ओ हो तो भी औ होगा। यहाँ भी आई और ए दोनों हो सकते हैं और यहाँ भी ओ और औ हो सकते हैं। तो 4 हो गए आपके संयुक्त स्वर। अब लिखते हैं इसके बाद में व्यंजन। वर्ण विचार में हम आगे चल रहे हैं। व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अब देखिए व्यंजन, व्यंजन के अगर हम टुकड़े करते हैं तो वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन। अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें हम, व्यंजन की अगर परिभाषा हम देखें तो ये जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क। अब क, एक तो क प्लस में इसमें 2 अक्षर मिले हुए हैं, क प्लस में ए, तो क में ये मिला हुआ है, इसको कहते हैं हम स्वर। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण इनकी सहायता से किया जाए, अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वो क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं क, तो क में मिला हुआ है व्यंजन ए। अगर हम ये कहें ए, तो ए में कोई भी अक्षर नहीं मिला हुआ, दूसरी ध्वनि नहीं मिली हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतः होता है वो तो कहलाता है स्वर, और जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है वो कहलाता है व्यंजन। अब देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजनों के प्रकार की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में बात कर रहे हैं तो क से लेकर के मैं तक जो वर्ण है वो 25 हो गए। फिर इसके बाद में आता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं 4, ये, रे, ल और व, ये 4 प्रकार के। फिर इसके बाद में आता है उष्मीय वर्ण, उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन श और है, ये हो गए 4। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जो जीवा का जो अग्रभाग, हमारा जो तालु का अग्रभाग होता है, इसको स्पर्श करते हुए निकले वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो कहलाते हैं कि ऐसी ध्वनियां जो हमारे शरीर के अंदर से निकले, जो नाभि मंडल के अंदर से निकले हुए अंतस्थ ध्वनियां कहलाती है। और उष्मीय वर्ण ऐसे व्यंजन जो बाहर की ओर निकले, और निकले भी कैसे? उष्मीय, यानी गर्म होकर के बाहर की ओर निकले, वे ध्वनियां कहलाती है उष्मीय व्यंजन। अब यहां इनकी संख्या होगी टोटल 33। तो स्वरों की संख्या हमने देखी थी 11 और व्यंजन की संख्या आ गई अभी तक 33। अब आगे हम देखते हैं इनके अलावा कुछ और ध्वनियां हैं जिनको हम कहते हैं अयोगवाह्य ध्वनियां। अयोगवाह्य वर्ण या ध्वनियां, तो इनमें हम देखते हैं, एक तो आ गया आपका विसर्ग, दूसरा आ गया आपका अनुस्वार,
ये ध्वनियां अयोगवाह्य ध्वनियां कहलाती है। अब एक थोड़ा सा इनके आगे चलते हैं तो इनका एक आता है उच्चारण स्थान। वर्ण विचार में हम आगे चलते हैं तो धीरे धीरे उच्चारण स्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो उच्चारण स्थान यहां तक आप एक बार देख लीजिए कि स्पर्श व्यंजन है कैसे लेकर के मैं तक। अंतस्थ व्यंजन है यह रे लेवल 4 और उसमें वर्ण है से और है 4। इसके बाद में अयोगवाह में हमने देखा विसर्ग और अनुस्वार। अब देखते हैं सबसे पहले उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हम देखते हैं क वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और ये। इनका उच्चारण स्थान हम कंठ के द्वारा करते हैं। जब भी हम क बोलते हैं तो कंठ का प्रयोग करते हैं, ख बोलते हैं तो कंठ का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ में अब इनके अलावा एक रह गया आपका है बोलते तो भी कंठ का, और विसर्ग का उच्चारण भी कंठ के द्वारा होता है। अब इसके अलावा ये तो आगे टोटल व्यंजन। अब इनमें स्वरों की बात करें तो ए और आ का उच्चारण भी कंठ होता है। अब कोई आपसे ये कहे कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? क्षय। क्षय का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो इसमें हम देखते हैं कि क्षय में एक तो मिला हुआ कै प्लस में छ बराबर बनता है क्षय। तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही माना जाता है। फिर इसके बाद में देखते हैं दूसरा उच्चारण स्थान ई और च वर्ग। च वर्ग में आ गया च, छ, ज, झ और ये। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। जब भी इनका उच्चारण स्थान उच्चारण किया जाए तो इनका तालु के अग्रभाग से इनको बोला जाएगा, और इसी में आता है गे। गे का उच्चारण स्थान भी तालु ही होता है। तो गे दो अक्षरों से मिलकर के बना होता है जय और ये। या तो आप इसको जय और ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जय प्लस में ये प्लस में ए। फिर इसके बाद में आता है तीसरा उच्चारण स्थान री ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ और न और र। इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और इसके बाद में अगर आगे उच्चारण स्थान की बात करें तय वर्ग। तय वर्ग में आता है त, थ, द और न। इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इनको उच्चारण करते समय दांत का प्रयोग होता है इसमें। और इसमें इस से का प्रयोग किया जाता है, और मूर्धन्य में इस से का प्रयोग किया जाता है मूर्धन्य में, और यहां इस से का प्रयोग और ये का उच्चारण, ये दो अक्षर और आते हैं इसमें। अब देखिए अक्षर कितने बच गए, ये टोटल आपके उच्चारण स्थान के आ गए। अब फिर इसके बाद में बच गया पै वाली लाइन। पै वर्ग जिसको कहा जाता है पै वर्ग। पै में पै, है, ब और मैं। इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और इसी में शामिल किया जाता है उ और उ। अब देखिए पहले स्वर पूरे आए क्या उच्चारण में, ये देखते हैं। तो स्वरों में हमने सबसे पहले देखा कि ए और आ, जिनका उच्चारण स्थान होता है कंठ।
अब हम यहाँ एक एक करके देख लेंगे। और उसके बाद में हमने देखा ए और आ के बाद में आता है ई और ई, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। फिर इसके बाद में हमने देखा री, री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। फिर इसके बाद में हमने देखा है उ और उ, इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अब हमारे पास में बच गए स्वरों की अगर बात करें तो स्वरों में बच गया ए और आई, ओ और औ। अब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं ए। ए का उच्चारण स्थान की बात करें तो ए दो अक्षरों से मिलकर के बना होता है, ए प्लस में ई बराबर बनता है ए। तो यहाँ ए का उच्चारण स्थान आ रहा है कंठ और ई का उच्चारण स्थान आ रहा है तालु। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और ई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु आ रहा है, तो ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। इसी प्रकार से ओ की बात करें तो ओ का उच्चारण स्थान होगा, ओ दो अक्षरों से मिलकर के बना होता है, ए प्लस में उ बराबर होता है ओ। तो यहाँ ए का उच्चारण स्थान आ रहा है कंठ और उ का उच्चारण स्थान आ रहा है ओष्ठ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ या कंठ और ओष्ठ। ये बातें थी उच्चारण स्थान से संबंधित। अब इनके अलावा कुछ अक्षर और हैं। अभी जो यहां हमने लिखे हैं ये पांचों अक्षर जिनको पंचम वर्ण कहा जाता है, इन पांचों वर्णों का एक उच्चारण स्थान नासिका भी माना जाता है। इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान जैसे ग, ये, ण, न और म, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी माना जाता है। और इनमें एक और शामिल होता है जिसको कहा जाता है अनुस्वार, इनको नाक से बोला जाता है। फिर इसके बाद में ये यहां तक आ गए आपके पूरे उच्चारण स्थानों की बातें। अब एक अक्षर और बच गया है, यहां से देखते हैं कैसे लेकर के ये पांच अक्षर ये आ गए, यानी कैसे मैं तक 25 अक्षर पूरे आ गए उच्चारण स्थान में। फिर इसके बाद में हमने देखा स और है, ये आ गया। फिर इसके बाद में हमने देखा ये, वह नहीं है अभी, ये आ गया, र आ गया और ल। तो हमने जहां दंत लिखा था यहां इसमें ल और शामिल कर देते हैं। अब बच गया आपका वह का उच्चारण स्थान वत्सरीय होता है। वह का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है वत्सरीय। ये आ गए टोटल आपके उच्चारण स्थान। या हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, अगर वत्सरीय जिसके समझ में नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं दंत और ओष्ठ, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ कहा जाता है। अब कुछ एक जो प्रश्न है, इनके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। वर्ण विचार में हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएं जैसे कौन सा अक्षर है कौन सी भाषा से लिया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं, पहला प्रश्न मान लेते हैं कि झ और अण, ये दो शब्द है, ये गुजराती भाषा से लिए गए। झ और अण ये दो शब्द है गुजराती भाषा से लिए गए। इसी प्रकार से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एक आता है आपका ड, इसके नीचे अनुस्वार और ढ, इनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे वर्णों को उत्क्षिप्त वर्ण, या ये कह सकते हैं कि ताड़नजात वर्ण, या ये कह सकते हैं कि द्विगुणी वर्ण। इन अक्षरों को या तो क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात या द्विगुणी वर्ण भी कहा जाता है। और इन अक्षरों से
किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता है, अर्थात ये अक्षर ऐसे हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं ये और वह। एक ऐसा प्रश्न होता है कि अर्ध स्वर कौन से अक्षरों को माना जाता है, ये और वह को अर्ध स्वर भी माना जाता है। ये काम का प्रश्न है, ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है। तो ये और वह जो ऐसे अक्षर है जिनको अर्ध स्वर कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अर्ध स्वर कह दो, या प्रकंपित भी कह देते हैं इसको, या फिर ये कह देते हैं कि आंदोलित वर्ण। अब अगला एग्जामिनर इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, प्रकंपित स्वर कौन से, आंदोलित स्वर कौन से, या अर्ध स्वर कौन सा है। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो अंतस्थ जो वर्ण है, अंतस्थ जो वर्ण है इनका विलोम क्या होगा। अभी हमने अंतस्थ वर्ण पढ़े, तो इनका विलोम क्या होगा। तो अंतस्थ वर्णों का विलोम होता है उसमेय वर्ण। ये काम का प्रश्न है यहां, अंतस्थ वर्णों का विलोम क्या होगा। यहां तक आपके समझ में आ गए होंगे प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं घोष वर्ण। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखेंगे घोष वर्ण। घोष वर्ण में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये देखते हैं। एक तो होता है घोष, जिसको हम सघोष भी कह सकते हैं। एक होता है अघोष। ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं, घोष और अघोष। ये कौन कौन से अक्षर इनमें आते हैं ये देखेंगे। अब देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहली बात है कि घोष वर्ण कहते हैं किसे, जिन वर्णों का उच्चारण करने में जो हवा है वो गर्जना के साथ में, यानी नाद करते हुए, आवाज करते हुए बाहर निकले, वो घोष वर्ण कहलाता है। ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो गरजते हुए, आवाज करते हुए, कंपित होते हुए बाहर निकले, तो घोष वर्ण कहलाते हैं। और ऐसे वर्ण जो बिना किसी गर्जना के बाहर निकले, वो कहलाते हैं अघोष। तो अब ये कौन कौन से अक्षर आते हैं इनमें हम देखेंगे घोष वर्णों में। कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, व, ये, रे, ल और वह और है, ये जो अक्षर है ये घोष वर्ण कहलाते हैं। कि प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का मतलब यहां ये है कि जैसे क वर्ग, क वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया ग। इसी प्रकार से च वर्ग का तीसरा हो गया ज। तो यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग, तो इनका जो तीसरा और चौथा, पांचवा अक्षर और उसके बाद में ये, रे, ल और वह और है हो, ये कहलाते हैं आपके घोष वर्ण। और इनकी टोटल जो संख्या होती है घोष वर्णों की, अब देखो कितनी होगी टोटल। तो 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 15 और 5 ये हो गए, तो टोटल इनकी संख्या कितनी होगी 20। तो घोष वर्णों की संख्या कितनी है 20। और इससे पहले हमने ये लिखा था कि जो सभी स्वर है वो भी किस में माने जाते हैं, घोष वर्णों में माने जाते हैं। तो सारे जो स्वर घोष वर्ण हो गए, तो 11 स्वर हमने पहले देखे थे, तो इनकी टोटल जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई 31। तो घोष वर्ण प्रश्न ऐसा हो सकता है कि घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है 31। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब बच गए आपके अघोष। अब देखो इनमें से कौन से जो बाकी रह गए वो अघोष आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग का दूसरा, ये पहला और दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, साथ में स और स। अब यहाँ थोड़ा सा पर्सन कंफ्यूज वाला ये होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि स और ये तीनों सकार अघोष में आ रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि है भी शायद इसी में होगा, और ये गलती कर देते हैं। और ज्यादातर ये पूछा जाता है कि है वर्ण घोष है या अघोष है, तो हम
ये सोच लेते हैं कि से इसके बाद में है आएगा तो ये भी एगोस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ कितने अक्षर हो गए, 5 प्लस 5 ये और प्लस 3, टोटल कितने हो गए 15 और 3 ये 10 और 3 13। एगोस वर्ण टोटल कितने हो गए 13। तो 31 और 13 टोटल कितने हो गए 44। ये हो गया आपके गोस और एगोस। फिर इसके बाद में एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें जो 6 वाली लाइन के जो पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा अक्षर है, इनको संघर्ष स्पर्शी वर्ण भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि इनमें से कौन सा संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी एक ऐसे लेकर के मैं तक स्पर्श वर्ण होते हैं, लेकिन इन्हीं में संघर्ष करते हुए जो बाहर निकल रहे हैं थोड़े, इनको संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अब आता है गोस और एगोस के बाद में अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण और एक आता है महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है या वायु, अलप का अर्थ होता है कम, कि वायु है जो कम मात्रा में बाहर निकले वो कहलाते हैं अलप प्राण, और वायु है वो जो ज्यादा मात्रा में बाहर निकले वो कहलाते हैं आपके महाप्राण। तो अलप प्राण में कौन कौन से अक्षर आते हैं ये देखते हैं। एक तो पहला, एक तीसरा, एक पांचवा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस में स, ये रे, ल और व। पहला, तीसरा, पांचवा, ये रे, ल व। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अंतस्थ वर्ण, और साथ में क्या है स्वर। पहले हमने लिख चुके हैं कि एगोस और अलप प्राण स्वर है, एगोस और अलप प्राण होते हैं। अब जो अक्षर बच गए यहां दूसरा, चौथा, से और यहां है का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि महाप्राण में है का प्रयोग होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो विषम वर्ण है, विषम वर्ण है वो अलप प्राण, और सम वर्णों की जो संख्या आ रही है वो आ रही है दूसरा, चौथा महाप्राण। 1, 3, 5 विषम और दूसरा, चौथा सम। तो अब यहां देखिए इनकी संख्या 5 और 5 10 और 5 15, 15 16 17 18 19, 19 और 11 अलप प्राण की संख्या टोटल कितनी आ गई 30। तो सीधे से हम कह सकते हैं कि 30 ही आ गई, तो 44 में से 30 गए तो 14 महाप्राण बच गए। और महाप्राण में ये 5 ये हो गए और 5 ये 10, 10 और 4 14, इनकी संख्या आ गई 14। इसी के साथ एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की क्लास हम देखेंगे बाद में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।